नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राज साहित्य। और राज साहित्य है वो एक ही कक्षा में हम संपूर्ण करेंगे। ठीक, हिंदी साहित्य में आदिकाल का एक पार्ट है जिसमें राज साहित्य, और राज साहित्य को ही क्या कहा जाता है? जैन साहित्य कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कक्षा है ये KVS, EMRS, PGT, TGT, RPSC, PGT, TGT, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सब में जहाँ PGT और TGT की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी। ये मानिए कि इस एक कक्षा से ही आपको राज साहित्य से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, इसी में से मिलेगा। और यह कक्षा है वो स्नातक व स्नातकोत्तर जो हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, हम पढ़ रहे थे राज साहित्य। अपना आज का टॉपिक है राज साहित्य। ठीक, और राज साहित्य को ही दूसरा नाम क्या होगा? जैन साहित्य। अब मैं इसका डिफाइन करके बता देता हूँ क्या होता है ये। 12वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य, शताब्दी के मध्य, 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों द्वारा जो साहित्य जनभाषा में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप में लिखा गया उसे रास साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो राज साहित्य क्या है? राज साहित्य है वो क्या? 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों द्वारा जो साहित्य जनभाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप में लिखा गया उसे क्या कहा गया है? राज साहित्य कहा गया, यानी उसे राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम राज शब्द का अर्थ। राज शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी राज कहते किसे हैं? जिसमें नृत्य, संगीत, क्रीड़ा की प्रधानता हो उसे रास कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं हम रास की। वो क्या है? रास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, रास शब्द का उल्लेख सबसे पहले
पहले आदि पुराण या जैन पुराण में मिलता है। इसके लेखक यानी आदि पुराण व जैन पुराण के लेखक, आदि पुराण या जैन पुराण के लेखक 7वीं शताब्दी के जैन कवि जिनसेन सूरी थे। कौन है? जिनसेन सूरी थे। तो देखिए, राज शब्द का अर्थ, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? राज शब्द की। तो राज शब्द का जो अर्थ है इसमें, जिसमें क्या हो, नृत्य, संगीत व क्रीड़ा की प्रदान, तो उसे रास कहा जाता है। राज शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वो आदि पुराण या जैन पुराण में मिलता है। आदि पुराण या जैन पुराण के लेखक हैं 7वीं शताब्दी के जैन कवि थे, उनका नाम था जिनसेन सूरी। यानी आदि पुराण या जैन पुराण के लेखक पूछा जाए तो वो कौन है? जिनसेन सूरी। और इनका समय क्या होगा? तो 7वीं शताब्दी होगा। अब हम बात करते हैं आगे भरत मुनि ने क्या माना है। तो भरत मुनि की बात करते हैं। तो भरत मुनि ने क्या कहा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, यानी इनकी रचना है नाट्य शास्त्र, जिनका समय था 2री शताब्दी। नाट्य शास्त्र में रास के स्थान पर, यानी रास शब्द के स्थान पर इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? तो उसकी बात करें तो रास के स्थान पर क्रीडनियक शब्द का प्रयोग किया है। यानी भरत मुनि ने, उनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र, जो 2री शताब्दी में उन्होंने लिखी थी, उसमें रास शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? क्रीडनियक शब्द का प्रयोग किया है। अब हम बात करेंगे किसकी? रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम समय की बात करते हैं। राज साहित्य का समय क्या था? तो समय था 12वीं-13वीं शताब्दी। 12वीं-13वीं शताब्दी। ठीक। अब बात करते हैं क्षेत्र, यानी यह कहाँ रचा गया। यानी राज साहित्य का मुख्यतः जो क्षेत्र था, राज साहित्य का क्षेत्र की बात करते हैं। तो राज साहित्य का क्षेत्र, इसकी बात करते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या था? राज साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान व दक्षिणी भारत में रचा गया। ठीक। यानी अगर हमें पूछा जाए समय, तो समय तो इनका वो 12वीं-13वीं शताब्दी। और क्षेत्र यानी राज साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान व दक्षिणी भारत में रचा गया। अब बात करते हैं आधार। इसकी बात करते हैं आधार, यानी राज साहित्य का आधार क्या है। तो राज साहित्य का आधार है, यानी समस्त राज साहित्य का आधार, समस्त राज साहित्य का आधार जैन पुराण, यानी जैन या आदि पुराण जिसे कहा गया, जिनसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था। जैन पुराण या क्या कह सकते हैं हम? आदि पुराण,
जिनके लेखक कौन है? जैन पुराण या आदि पुराण को माना जाता है, को माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैन पुराण और आदि पुराण ही राज साहित्य का आधार ग्रंथ है। ठीक, और जैन पुराण या आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन सूरि, जिनका समय था 7वीं शताब्दी। ठीक, इसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस साहित्य में जो नायक है वो कौन होते हैं या शैली। सबसे पहले हम शैली की बात करते हैं। शैली क्या है? जो राज साहित्य है, रास साहित्य, साहित्य चरित, फागु, आचार शैलियों में रचा गया, शैलियों में रचित है। यानी हमसे पूछ लिया जाए कि राज साहित्य की शैली क्या है, तो चरित, फागु और आचार शैलियों में ये साहित्य लिखा गया। अब बात करते हैं नायक कौन है, यानी राज साहित्य के नायक तो हैं ही, तो नायक क्या हैं? तो देखिए, इस साहित्य की यानी राज साहित्य की रचनाओं में नायक मुख्यतः जैन तीर्थंकर है। कौन है? मुख्यतः जैन तीर्थंकर है, तीर्थंकर है। यानी राज साहित्य में अगर हमसे पूछ लिया जाए नायक कौन है, तो नायक कौन है? मुख्यतः जैन तीर्थंकर है। यानी जो जैन धर्म के जो गुरु हैं तो वो उन्हें माने जाते हैं। जो से 24 तीर्थंकर है, 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उन्हीं क्या माना गया है? नायक माना गया है। अब आगे हम बात करते हैं राज साहित्य में। राज साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? जैन साहित्य का उद्देश्य। तो जैन साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। क्या है? धर्म तत्व का निरूपण करना है। ठीक, राज साहित्य था क्या? तो राज साहित्य उपदेशात्मक है। राज साहित्य कैसा है? तो राज साहित्य उपदेशात्मक है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राज साहित्य के बारे में, तो राज साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विस्तृत जानकारी। राज साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय, क्या लिखना था? विश्वसनीय लिखना था। प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। यानी राज साहित्य है वो क्या? आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। ठीक, अब इसके बारे में और बात करते हैं तो क्या है?
रास साहित्य के बारे में रास साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक व विस्तृत जानकारी मोतीलाल मेनारिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। इस रचना में यानी मोतीलाल मेनारिया ने 87 कवियों का चित्रण किया है। ठीक, ये क्या था रास साहित्य के बारे में। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा रास साहित्य के बारे में। तो रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य वो क्या है वो देखें। तो समय था 12वीं-13वीं शताब्दी। क्षेत्र रास साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान व दक्षिणी भारत में रचा गया है। आधार ग्रंथ क्या है इसका, तो जैन पुराण या आदि पुराण है। ठीक, शैली इसकी है चरित, फागु और आचार शैलियों में इन्होंने इसको रचा गया है। नायक साहित्य, इस साहित्य की रचनाओं में नायक मुख्यतः कौन है, जैन तीर्थंकर है। राज साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। राज साहित्य उपदेशात्मक है और राज साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना गया है। राज साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक व विस्तृत जानकारी हमें किससे मिलती है, मोतीलाल मेनारिया किससे मिलते हैं, मोतीलाल मेनारिया की रचना कौन सी है, राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। मोतीलाल मेनारिया ने 87 कवियों का चित्रण किया है। ये था राज साहित्य के बारे में विशेष बातें। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा राज साहित्य की प्रमुख रचनाएं व उनके रचनाकार। यानी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो राज साहित्य के प्रमुख कवि पढ़ने जा रहे हैं। प्रमुख कवि, तो राज साहित्य के प्रमुख कवि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बरतेश्वर बाहुबली राज के बारे में। बरतेश्वर बाहुबली रास, बरतेश्वर बाहुबली रास। अब बरतेश्वर बाहुबली रास है, ये क्या है, रचना है। कवि व रचनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक, कवि व रचनाएं, ठीक, कवि व रचनाएं पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बरतेश्वर बाहुबली रास क्या है, रचना है। इसके लेखक कौन है, तो लेखक हैं शालिभद्र सूरी। कौन है, शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी कौन है, इनके लेखक हैं। अब समय की बात की जाए तो रचना काल क्या है इनका, रचना काल है 1184 ईस्वी। ठीक, राज साहित्य प्रमुख कवि व रचनाएं पढ़ रहे हैं। उनमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बरतेश्वर बाहुबली रास, रचना है प्रमुख, और इसके लेखक कौन है, शालिभद्र सूरी है, जिनका समय 1184 ईस्वी है। अब हम बात करेंगे इसका कथानक क्या है, यानी बरतेश्वर बाहुबली का कथानक क्या है। कथानक की बात करते हैं तो कथानक क्या है वो देखिए।
इसमें यानी इस रचना में दो सगे भाइयों, अब भाई कौन है? बरतेश्वर है। एक तो कौन है? बरतेश्वर, जो कहाँ का राजा था? अयोध्या का शासक था। कहाँ का राजा था? अयोध्या का शासक। ठीक, अयोध्या का शासक था। और दूसरे कौन थे? तब बाहुबली। और बाहुबली कहाँ का शासक था? तो तक्षशिला का शासक था। तक्षशिला का शासक था। ठीक, को क्या दिखाया गया? पहले तो युद्ध रथ दिखाया गया को, पहले युद्ध रथ, तथा बाद में क्या दिखाया गया? बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेकर, जैन धर्म में दीक्षा लेकर मोक्ष का अधिकारी बताया है। मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। ठीक, यानी इसका कथानक क्या है? इसमें दो सगे भाई हैं। कौन कौन है? एक तो है बरतेश्वर जो अयोध्या का शासक है, दूसरा बाहुबली। दोनों पहले युद्ध में लीन रहते हैं तथा बाद में जैन धर्म में शिक्षा लेते हैं, और लेने के बाद उन्हें क्या माना गया? मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। अब बात करते हैं बरतेश्वर बाहुबली में कुल कितने छंद हैं? तो कुल छंद की बात करें तो कुल छंद कितने हैं? कुल छंद हैं 205। कितने हैं? 205। और वो छंद कौन से? चौपाई व दोहा है। कौन से छंद में रची गई है? चौपाई व दोहा छंद। दोहा छंद में ये रचना रची गई है। ठीक, फिर बात करते हैं हम किसकी? इसका काव्य रूप क्या है? काव्य रूप, काव्य के दो रूप होते हैं ना, खंड काव्य और प्रबंध काव्य। तो ये कौन सा है? इसका रूप होगा खंड काव्य। कौन सा है ये? खंड काव्य। ठीक, अब देखिए इसके बारे में कुछ कथन भी कहे गए हैं। वो कथन क्या है वो देखिए। मुनिजिन विजय ने इसे क्या माना है? तो मुनिजिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक, और इसमें प्रमुख रस कौन सा है? तो प्रमुख रस कौन से हैं? तो प्रमुख रस है इसमें वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। क्योंकि शांत रस तो कब आता है? जब ये मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ठीक, और इसी रचना को गणपति चंद्रगुप्त ने क्या माना? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। हिंदी की प्रथम रचना माना है। ठीक, और इन्हीं को क्या माने? इस कवि को क्या माना है? प्रथम कवि भी माना है। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरी रचना की। तो दूसरी रचना कौन सी है? पंच पांडव चरित्रास। पंच पांडव चरित रास। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भी कौन है? तो शालिभद्र सूरी है। कौन है? शालिभद्र सूरी है। ठीक, तो समय की बात करते हैं। सबसे पहले तो समय क्या था? तो समय था 1191 ईस्वी। क्या था? 1191
91 ईस्वी। ठीक, काव्य रूप की बात करते हैं तो काव्य रूप क्या है? काव्य रूप, तो काव्य रूप है महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य है। कुल सर्ग कितने हैं? तो कुल सर्ग की बात की जाए तो कुल सर्ग कितने होंगे? कुल सर्ग, तो कुल सर्ग हैं इसमें 15। कितने? 15। और इस रचना के बारे में विशेष बात करें तो ये क्या है? रास परंपरा का, रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। महाकाव्य है। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं इनकी तीसरी रचना, तो तीसरी रचना कौन सी है? तो वो है बुद्धिरास। बुद्धि, और बुद्धिरास किसमें किसकी है? तो शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी। ठीक, समय की बात की जाए तो क्या होगा? समय होगा इसका 1193 ईस्वी। 1193 ईस्वी। ठीक, ये था शालिभद्र सूरी के बारे में। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शालिभद्र सूरी के बारे में ही करेंगे, यानी रास साहित्य प्रमुख कवि व रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरतेश्वर बाहुबली। रास इनकी पहली रचना है जो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई, जिनका समय था 1184 ईस्वी। जिसका कथानक है कि इस रचना में दो सगे भाई हैं और दोनों को क्या माना? दो सगे भाई कौन कौन? एक तो बरतेश्वर है और जो अयोध्या का शासक है, और बाहुबली तक्षशिला का शासक है। पहले तो युद्ध में रत थे। ठीक, युद्धरत थे। बाद में ये क्या जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं और फिर इन्हें क्या सिद्ध किया जाता है? तो मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया जाता है। इसमें कुल छंद 205 है, जो चौपाई व दोहा छंद है। काव्य रूप खंड काव्य है। मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम काव्य माना है। प्रमुख रस वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस है। इस रचना को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना माना है और शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि भी माना है। शालिभद्र सूरी की दूसरी रचना है पंच पांडव चरित्रास, जिसका समय 1191 ईस्वी था। काव्य का रूप महाकाव्य है। कुल सर्ग इसमें 15 है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया है। और इसकी इनकी जो तीसरी रचना है वो कौन सी है? वो है बुद्धिरास। कौन सी है? बुद्धिरास, जिसका समय क्या है? 1193 ईस्वी है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब आगे जो रचना है उस रचना का नाम है, यानी चौथी रचना हम पढ़ रहे हैं, उस रचना का नाम है चंदन बाला रास। क्या है? चंदन बाला रास। और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं आसगु। कौन है? आसगु। ठीक, आसगु इनके कवि हैं। अगर हमसे पूछा जाए इनका समय, यानी समय पूछा जाए तो समय क्या होगा? समय होगा 1200 ईस्वी। क्या होगा? 1200 ईस्वी। और कहाँ रचित है? यानी रचित है ये जालौर में। कहाँ रचित है? राजस्थान का जिला है जालौर और वहाँ पर यह रचित है। राजस्थान में, राजस्थान के जालौर जिले में रचित है। ठीक, अब बात करते हैं इसके कथानक की। किसकी बात करेंगे हम? कथानक, यानी इसका कथानक क्या है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत बार प्रश्न आया गया। ठीक, वो जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताऊं। पहले हम कथानक की बात करते हैं। कथानक क्या है इसका? तो कथानक क्या है? इसमें चंपा नगरी के राजा, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला, चंदन बाला की करुण कथा
चित्रित है, यानी दुख भरी बात है ये, चित्रित है, जिसे बचपन में जिसे बचपन में ही डाकू उठा ले जाते हैं तथा एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। सेठ उसे वेश्यावृत्ति में धकेल देता बाद में जैन धर्म में दीक्षित होकर दीक्षित होने के बाद उसे मोक्ष की अधिकारिणी सिद्ध किया गया है। यानी चंदनबाला रास हम पढ़ रहे हैं, जिसके कवि आसुगु हैं, जिनका समय 1200 ईस्वी, जालोर में ये रचित है। कथानक है, इसमें चंपानगरी के राजा दद्दीवाहन की पुत्री चंदनबाला की कथा है। करुण कथा है, दुख भरी बातें हैं, जिसे बचपन में ही डाकू उठा ले जाते हैं। एक सेठ के यहाँ क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। सेठ उसे किस में धकेल देते हैं, वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। बाद में जैन धर्म में दीक्षित होते हैं और उसे क्या मान दिया जाता है, मोक्ष की अधिकारिणी सिद्ध किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि चंदनबाला जो प्रश्न आने वाला वो ये है, चंदनबाला चंदनबाला रास की बात नहीं कर, चंदनबाला की बात कर रहे हैं हम। चंदनबाला की उम्र की बात करें, चंदनबाला की उम्र जो प्रश्न बनेगा वो ये बने, चंदनबाला की उम्र डाकू उठाने के समय कितनी थी, डाकू उठाने के समय कितनी थी उस समय, यानी जब डाकुओं ने चंदनबाला को उठाया तो उस समय उनकी उम्र थी मात्र 7 वर्ष। कितनी थी, 7 वर्ष। ठीक, अब इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कुल छंद, यानी चंदनबाला रास में कितने छंद हैं। तो चंदनबाला रास में छंद हैं 35, यानी कितने हैं, 35 छंद हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, काव्य रूप की, तो काव्य रूप क्या है, महाकाव्य या खंड काव्य है। तो काव्य रूप की बात करते हैं तो काव्य रूप है इसका खंड काव्य। ठीक, भाषा की बात करते हैं तो भाषा कौन सी है इसकी, भाषा, तो भाषा है इसकी अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान में रची गई है तो कौन सी भाषा होगी, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रस की। तो इसमें रस कौन सा है, तो रस तो इसकी क्या होगा, क्योंकि ये सारी दुख भरी बातें हैं तो करुण रस है। कौन सा है इसमें, करुण रस है। ठीक, ये था चंदनबाला रास के बारे में। अब आगे चलते हैं अगली रचना के बारे में, यानी 5वीं रचना कौन सी है। 5वीं रचना है स्थूलीभद्र रास। कौन सी है, स्थूलीभद्र रास, जिनके कवि हैं जिनधर्म सूरी। कौन है, जिनधर्म सूरी। बात करते हैं रचना काल की,
इसकी बात करते हैं रचना काल, यानी समय क्या है, तो समय है 1209 ईस्वी, 1209 ईस्वी। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, कथानक की। कथानक क्या है इसका, तो कथानक की बात करते हैं तो कथानक क्या है, स्थूलीभद्र, जो कि स्थूलीभद्र जो कि आरंभ में ब्राह्मण था, उसे कोसा नामक वेश्या के साथ भोग लिप्त होने पर पतित तथा बाद में जैन धर्म में दीक्षित होने पर क्या माना जाता है, मोक्ष का अधिकारी बताया है, होने पर मोक्ष का अधिकारी बताया, मोक्ष का अधिकारी बताया है। ठीक, यानी इसमें जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्थूलीभद्र रास, जिनके रचनाकार कौन है, जिन धर्मसूरी, जिनका समय यानी स्थूलीभद्र रास का समय है 1209 ईस्वी। कथानक है स्थूलीभद्र, जो कि आरंभ में क्या था, ब्राह्मण था, और उससे कोसा नामक, ये प्रश्न आ सकता है कि स्थूलीभद्र को किसके साथ या कौन सी वेश्या के साथ भोगलिप्त पाया गया है, तो कोसा नामक वेश्या के साथ भोगलिप्त पाया जाता है और उससे पतित होता है, तथा बाद में क्या होता है, जैन धर्म में दीक्षित होता है और उसे मोक्ष का अधिकारी बताया। ये क्या है, स्थूलीभद्र रास है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगली जो रचना है वो कौन सी है, वो है रेवंतगिरी रास। कौन सी है, रेवंतगिरी रास। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं विजय जैन सूरी। कौन है, विजय जैन सूरी, विजय सेन सूरी। कौन है, विजय सेन सूरी है। ठीक, समय की बात करें यानी रचनाकाल, तो रचनाकाल क्या है इसका, तो रचनाकाल है 1231 ईस्वी। क्या है, 1231 ईस्वी। और किसके अनुसार है, ये है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। किसके अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक, कथानक क्या है, अगर हमसे पूछ ही लिया जाए कि इसका कथानक क्या है, तो कथानक क्या है जी, कथानक है इसका रेवंतगिरी तीर्थ स्थल व नेमिनाथ की प्रतिमा का चित्रण है। किसका चित्रण है इसमें, नेमिनाथ की प्रतिमा का चित्रण है। ठीक, रेवंतगिरी रास के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि रेवंतगिरी रास में किसका वर्णन है, तो रेवंतगिरी तीर्थ स्थल का व नेमिनाथ की प्रतिमा का चित्रण है। इसका समय 1231 ईस्वी था और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार माना गया है। और इसके कवि कौन है, तो विजय सेन सूरी है। अगली रचना है नेमिनाथ रास, यानी 7वीं रचना की बात करें तो वो कौन सी है, नेमिनाथ रास। और नेमिनाथ रास की रचना करने वाले कौन थे, तो सुमति गुणी थे। कौन थे, सुमति गुणी थे। समय की बात करें तो इनका समय था 1231 ईस्वी। क्या था, 1231 ईस्वी। अब इसकी भी बात करें यानी इसमें कथानक क्या है इसका, तो कथानक की बात करते हैं तो वो क्या है, नेमिनाथ है, नेमिनाथ व कृष्ण के बीच
के बीच संवाद व दोनों के चरित्र का चित्रण है। चरित्र का चित्रण है। यह था नेमिनाथ रास, जिसके रचनाकार कौन है? तो सुमति गणी। समय है 1231। कथानक की बात करें तो नेमिनाथ व कृष्ण के बीच का संवाद है और दोनों के चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? रास साहित्य में जो अन्य कवि हैं, रास साहित्य से संबंधित जो अन्य रचनाएं हुआ है उनके रचनाकार की बात करते हैं। तो बात करेंगे हम रास साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं व उनके रचनाकार। ठीक, यहां मैं लिखूंगा रचना का नाम और यहां क्या आ जाएगा? रचनाकार। चलो, पहली रचना कौन सी है? पहली रचना है कछुली रास। कछुली रास, और कछुली रास की रचना रचने वाले हैं प्रज्ञा तिलक। कौन है? प्रज्ञा तिलक। दूसरी रचना है जिद जिद पदम सूरी। जिद पदम सूरी रास। इसके रचना रचने वाले हैं सार मूर्ति। सार मूर्ति। ठीक, तीसरे हैं करकंड त्रितरास। कौन है? करकंड चरित रास, और करकंड चरित रास की रचना रचने वाले हैं कनकाम्बर मुनि। कनकाम्बर मुनि। ठीक, चौथी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध, और कुमारपाल प्रतिपद की रचना करने वाले कौन थे? सोमप्रभ सूरी थे। कौन थे? सोमप्रभ सूरी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवी रचना, तो पांचवी रचना है दर्शन सार। कौन है? दर्शन सार, और दर्शन सार की रचना रचने वाले हैं आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन। कौन सी रचना है इनकी? आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन ने दर्शन सार रचना की। इसके बाद छठी रचना है लघु नय चकर। लघु नय चकर, और लघु नय चकर की भी रचना रचने वाले कौन थे? तो आचार्य देवसेन थे। कौन थे? आचार्य देवसेन थे। ठीक, सातवीं रचना है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, यानी इसकी रचना रचने वाले भी कौन थे? तो आचार्य देवसेन थे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आठवीं रचना की, तो आठवीं रचना रचने वाले थे अबूरास। कौन थे? अबूरास। और अबूरास ने किसकी रचना? अबूरास की रचना किसने की थी? तो पल्हड़ ने की थी। पल्हड़ ने की थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नौवीं रचना की, तो नौवीं रचना है प्रबंध चिंतामणि। कौन है? कौन सी रचना है? तो प्रबंध चिंतामणि, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अभ्य तिलक मणि। कौन है? अभ्य तिलक मणि। अभ्य तिलक मणि। 10वीं रचना की बात करते हैं। 10वीं रचना है प्रबंध चिंतामणि। फिर प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि की रचना रचने वाले कौन है? मेरुतुंग है। कौन है? मेरुतुंग है।
फिर बात करते हैं हम किसकी, 11वीं रचना। 11वीं रचना कौन सी होगी, हरिचंद पुराण। कौन सी होगी, हरिचंद पुराण। और हरिचंद पुराण की रचना किसने रची थी, तो पद्मनाभ ने रची थी। किसने, पद्मनाभ। ठीक, फिर बात करते हैं हम किसकी, 12वीं रचना की। और 12वीं रचना कौन सी है, 12वीं रचना है कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध की रचने वाले थे पद्मनाभ। कौन थे, पद्मनाभ थे। पद्मनाभ। ठीक, 13वीं रचना की बात करते हैं। 13वीं रचना है भरतेश्वर बाहुबली। ये रचना बहुत बार पूछी गई है, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। एक तो है रास जिसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की थी, एक है घोर रास। तो घोर रास की रचना रचने वाले थे वज्रसेन सूरी। ये था रास साहित्य। एक बार में ये जो रचनाएं हमने पढ़ी थी इनके बारे में और बता देता हूँ एक बार। कछुली रास की रचना रचने वाले प्रज्ञा तिलक थे। जिद पदम सूरी रास की रचना सारमूर्ति ने की। करकंड चरित रास की रचना कनकांबर मुनि ने की थी। कुमारपाल प्रतिपोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने की थी। दर्शनसार आचार्य देवसेन ने। लघुनय चक्र आचार्य देवसेन ने। द्रव्य स्वभाव प्रकाश जिसे क्या कहा जाता है, दव स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है, जिसकी रचना भी आचार्य देवसेन ने ही की थी। आबूरास की रचना पल्लहण ने की। प्रबंध चिंतामणि अव्य तिलकमणि की भी है और प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है मेरुतंग वाली। हरिचंद पुराण पद्मनाभ की है। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की है। और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये था रास साहित्य। और रास साहित्य में हमने जितना भी पढ़ा वो पूरा का पूरा रास साहित्य वो मैंने आपको एक ही कक्षा में पूर्ण करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।